Hello students, welcome to SR Biology online classes. My name is Sampat Rajnagar. अभी तक इस चैप्टर में अपन ने देखा है कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर का डायग्राम क्या है, फ्लावर का चार्ट क्या होता है, और साथ में अपन ने देखा कि जो फ्लावर में पाए जाने वाले जो विभिन्न भाग हैं उन भागों को किन किन नामों से जाना जाता है। ऐसा अपन ने पार्ट नंबर 2 में देखा। आगे अपन ने देखा, अब आगे अपन आज स्टार्ट करते हैं परागकोश की। आज स्टार्ट करते हैं अपन परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की संरचना। परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो ये अपना परागकोश की संरचना का या लघु बीजाणुधानी की संरचना का आरेख है, डायग्राम है, फिगर है। तो जो परागकोश की जो आंतरिक संरचना है उसमें 4 स्तर दिखाई देते हैं। परागकोश की आंतरिक संरचना में 4 स्तर दिखाई देते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना में 4 स्तर दिखाई देते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर होता है वो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाता है। दूसरा जो अंत स्तर होता है जिसे एंडोथीसियम बोला जाता है। थर्ड जो स्तर होता है जिसे मध्य परत बोला जाता है, मिडिल लेयर कहा जाता है। और फोर्थ जो स्तर होता है वो टेपिटम होता है। फोर्थ स्तर कौन सा होता है? टेपिटम। तो आपके इस लघु बीजाणुधानी की संरचना में 4 परतें दिखाई देगी। फर्स्ट पॉइंट एपिडर्मिस, सेकंड पॉइंट एंडोथीसियम, थर्ड पॉइंट मिडिल लेयर और फोर्थ पॉइंट टेपिटम। ऐसे 4 स्तर पर हमको देखने को मिलेंगे। देखो अपन डायग्राम में देखते हैं। सबसे बाहरी स्तर अधिचर्म कहलाता है। ये अपना सबसे बाहरी आवरण है, अधिचर्म वाला कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। ध्यान में रखना बच्चों, जो अधिचर्म होती है वो एकल परत के रूप में पाया जाता है। अधिचर्म एक सबसे बाहरी एकल परत के रूप में, सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। जो अधिचर्म होती है वो परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अधिचर्म क्या कार्य करता है? परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो आप कह सकते हो एक तो सबसे बाहरी स्तर है और साथ में परागकोश की सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है। तो सुरक्षा का कार्य करेगा। दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है अंत स्तर का। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अंत स्तर अधिचर्म के नीचे पाई जाती है। जो एंडोथीसियम है वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये भी एक सिंगल मोटी परत के रूप में पाया जाता है। सिंगल मोटी परत के रूप में पाया जाता है। और ध्यान में रखना, इस अंत स्तर पर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां, इस अंत स्तर में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ध्यान में रखना, जो अंत स्तर होता है अधिचर्म के नीचे का स्तर होता है, एकल मोटी परत होती है। यह विशेष परत होती है। इस परत में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। इस परत में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। और ये पट्टियां होती है ना, और ये पट्टियां आर्द्रता ग्राही होती है। और ये पट्टियां क्या होती है?
सेलुलोज की जो रेशेदार पट्टियां होती है वो आर्द्रता ग्राही होती है, वातावरण की आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है। और ध्यान में रखना, और ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। और ध्यान में रखना, जो अंतः स्तर होता है ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है, मतलब परागकोश को ब्रेक करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर आएगा मध्य स्तर। ध्यान में रखना, जो मध्य स्तर होता है वो अंतः स्तर के नीचे पाया जाता है। मध्य स्तर कहाँ पाया जाएगा? अंतः स्तर के नीचे पाया जाएगा। मध्य स्तर 3 स्तरीय होता है। और ध्यान में आगे, अंतः स्तर 3 स्तरीय होता है। अंतः स्तर पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है। अंतः स्तर भोजन संग्रहण करने में सहायता करता है। भोजन के संग्रहण में सहायता करता है, जो कुछ टाइम बाद परागकोश के परिपक्व के समय मध्य स्तर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नष्ट होकर के पराग कणों को पोषण प्रदान करने में भी सहायक होता है। उसके बाद आता है सबसे आंतरिक स्तर। सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम कहलाता है। सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम कहलाता है। और ये सबसे आंतरिक स्तर होता है और एक विशेष परत के रूप में पाया जाता है। जो टेपिटम होता है ना, प्रारंभ में द्विगुणित होता है, बाद में अंतः समसूत्री विभाजन द्वारा। प्रारंभ में इसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, बाद में अंतः समसूत्री विभाजन के द्वारा इसकी कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती है। मतलब ध्यान में रखना, इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है? बहुगुणित हो जाती है। बहुगुणित का मतलब होता है कि इसकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक पाया जाएगा। जो टेपिटम होता है वो लघु बीजाणुधानी को चारों ओर से घेरे रहेगा। टेपिटम लघु बीजाणुधानी को चारों ओर से घेरे रहेगा। टेपिटम क्या काम करती है? जो टेपिटम के अंदर की ओर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। जैसे लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी के अंदर भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे पराग कणों का निर्माण होगा। बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्कों का निर्माण होगा, जिनमें केलोज भित्ति के घुलने से क्या होगा? अनेक लघु बीजाणु मुक्त होंगे। ध्यान में रखना, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से एक लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। और लघु बीजाणु के चतुष्क के घुलने से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ऐसे बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, तो उनसे अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। फिर अपन आगे देखेंगे, जो टेपिटम होती है वो टेपिटम भी 2 प्रकार की होती है। टेपिटम फर्स्ट होती है अमीबीय टेपिटम, फर्स्ट टाइप होता है अमीबीय टेपिटम। दूसरा होता है स्त्रावी टेपिटम, स्त्रावी टेपिटम, या इसका दूसरा नाम है ग्रंथिल टेपिटम। तो टेपिटम अपन देखेंगे, टेपिटम 2 प्रकार की होती है। एक तो अमीबीय टेपिटम होती है, दूसरी स्त्रावी टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम होती है। तो अपन 2 प्रकार की टेपिटम के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ध्यान में आगे हैं, जो अमीबीय टेपिटम है वो आद्य एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, और स्त्रावी जो टेपिटम है विकसित एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। अधिचर्म परागकोश की आंतरिक संरचना का डायग्राम अपन ने बनाया अभी। परागकोश की आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी बाउंड्री अधिचर्म है, सेकंड बाउंड्री उसके नीचे अंतः स्तर है, थर्ड बाउंड्री मध्य स्तर है, फिर टेपिटम है।
तो अधिचर्म क्या बोल रहा है, एक तो पराग कोश के सबसे बाहरी स्तर है, प्रमुख कार्य क्या है, पराग कोश की आंतरिक परतों की सुरक्षा करना है। सेकंड पॉइंट है अंत स्तर, एंडोथीसियम, ये पराग कोश की विशेष परत है और ये परत क्या करती है, ये परत क्या होती है, एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है, एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। एकल मोटी परत होती है, सिंगल थिक लेयर होती है, सिंगल थिक लेयर होती है। और मेन इंपॉर्टेंट है कि इस परत में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज की, इस परत में क्या होता है, इस परत में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग या अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती है। और ये पट्टियों का क्या गुण होता है, इन पट्टियों में आर्द्रताग्राही गुण होता है, इन पट्टियों में आर्द्रताग्राही गुण पाया जाता है। आर्द्रताग्राही गुण क्या होता है, ये वातावरण की क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है। वातावरण की आर्द्रता ग्रहण करके क्या करती है, पराग कोश के स्फुटन में, डायहेसेंस में, डिहेसेंस में सहायक होती है। पराग कोश के स्फुटन मतलब पराग कोश को तोड़ने में, रप्चर करने में सहायक होती है, डायहेसेंस में सहायक होती है। मध्य स्तर क्या होता है, जो एंडोथीस, ध्यान रखना, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम प्रेजेंट होगी, एंडोथीसियम के नीचे मध्य स्तर प्रेजेंट होगा, मिडिल लेयर परत होगा। यह स्तर क्या होगा, एंडोथीसियम के नीचे स्थिर होता है, नीचे स्थित होता है, जो पतली भित्ति कोशिकाओं का बना होता है। इसकी 1 से 3 परतें पाई जाती है, 1 से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, भोजन का संग्रहण किया जाता है, इसके द्वारा भोजन का संग्रह किया जाता है। जो पराग कोश के स्फुटन के समय क्या हो जाती है, जब पराग कोश का स्फुटन होता है, डायहेसेंस होता है, उस टाइम ये पराग कोश के स्फुटन के समय नष्ट हो जाती है। तो ये पराग कोश के स्फुटन के समय नष्ट हो जाती है। इसके अलावा ये लघु बीजाणुओं को पोषण भी प्रदान करने का कार्य करती है। फोर्थ पॉइंट है टेपिटम। टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टेपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है और ये परत लघु बीजाणुओं को, यह परत लघु बीजाणुधानी को, यह परत लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की ओर पाई जाती है। और इस टेपिटम की क्या विशेषता होती है, इस टेपिटम की कोशिकाओं की यह विशेषता होती है कि इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, बड़े केंद्रक वाली होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। प्रारंभ में जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती है, बाद में अंतःसमसूत्री विभाजन द्वारा, एंडोमाइटोसिस द्वारा यह कोशिकाएं कैसी हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। अर्थात एक से अधिक मतलब एक से अधिक केंद्रों युक्त हो जाती है। मतलब यहाँ पर अधिक आ जाएगा, एक से अधिक मतलब एक केंद्रक से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे। दूसरी कंडीशन, यह परत क्या करेगी, पोषण या पोषक स्तर की तरह कार्य करेगी। मतलब ये पोषण प्रदान करने से संबंधित परत होती है। टेपिटम होती है ना, मध्य परत से भोजन अवशोषित करके, टेपिटम मध्य परत से भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अर्थात ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो आप कह सकते हो जो टेपिटम होती है ना, वो मध्य परत के नीचे ही होती है। जो टेपिटम होती है
मध्य परत के नीचे होती है। अब मध्य परत के नीचे होने के कारण क्या करती है, टेपिटम क्या होती है, मध्य परत से क्या करती है, भोजन अवशोषित करती है। भोजन अवशोषित करके क्या करती है, वो टेपिटम ग्रहण करके लघु बीजाणुओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को देने का कार्य करती है। मतलब एक मीडिएटर का काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रही है। टेपिटम की कोशिकाएं हार्मोन भी कौन सा, एंडोल एसिटिक एसिड। हार्मोन क्या करेगा, पराग कणों की संख्या बढ़ाने से संबंधित काम करेगा। एंजाइम क्या काम करेगा, जब टेट्रास्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, तो उस टाइम उन लघु बीजाणुओं को अलग अलग करने का काम कौन करेगा, केलेज एंजाइम भी स्त्रावित होता है। तो हार्मोन भी स्त्रावित होता है, केलेज भी स्त्रावित होता है। फिर अपन देखते हैं कि टेपिटम दो प्रकार की होती है। टेपिटम के प्रकार में टेपिटम दो प्रकार की होती है। एंजियोस्पर्म पादपों में टेपिटम दो प्रकार की होती है। पहली टेपिटम होती है अमीबीय टेपिटम, दूसरी होती है स्त्रावित टेपिटम। अमीबीय टेपिटम को अमीबॉइड टेपिटम, इनवेसिव टेपिटम या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम कहा जाता है। दूसरी है स्त्रावित टेपिटम या ग्रंथिल टेपिटम, इसको सिक्रेटरी टेपिटम भी कहा जाता है, ग्लैंडुलर टेपिटम भी कहा जाता है। फर्स्ट टेपिटम है अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम क्या होती है, एक तो आद्य एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। आद्य एंजियोस्पर्म से मतलब है ऐसे एंजियोस्पर्म जिसका विकास पहले हुआ है। जिस एंजियोस्पर्म का पहले विकास होता है उसको आद्य एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और जिन एंजियोस्पर्म का विकास बाद में होता है उनको विकसित एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये आद्य एंजियोस्पर्म होते हैं। और इन आद्य एंजियोस्पर्म क्या होता है कि इन आद्य एंजियोस्पर्म में टेपिटम पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार की टेपिटम क्या करती है, मध्य स्तर से, ध्यान सुनना, मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करके, मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित कर लेती है, और जिससे मध्य स्तर क्या हो जाता है, मृत होता है। ये एक साथ जितना भी भोजन होता है ये मध्य स्तर से अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद मध्य स्तर मृत हो जाता है। उसके बाद कुछ पोषक पदार्थ नहीं बच पाते। जो पोषक पदार्थ अवशोषित करा तो वो ये क्या करती है, टेपिटम संग्रहित भोजन को जो संग्रहित करेगी, मध्य स्तर से जितना भी भोजन को संग्रहित करेगी उसको विशेष प्रकार की खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित करेगी। विशेष प्रकार की खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित करेगी। इन खाद्य कणिकाओं को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इन खाद्य कणिकाओं को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज कहा जाता है। टेपिटम, इन खाद्य कणिकाओं को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट काय या प्रोटोप्लास्ट बॉडी कहा जाता है। उसके बाद है टेपिटम कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति घुलेगी। आंतरिक भित्ति घुलने से क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट काय जो होगी ना वो लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाएगी। लघु बीजाणुधानी की जैसे गुहा में मुक्त होगी तो लघु बीजाणुधानी में उपस्थित जो प्रोटोप्लास्ट काय है वो पेरीप्लाज्मोडियम कहलाता है। यह पेरीप्लाज्मोडियम क्या करता है, लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेरेगा। लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेर करके उन्हें पोषण प्रदान करेगा। तो इस टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। टाइपा, एलिस्मा, ट्रेडेस्केंसिया, ड्राइमिस, इलोडिया इसके एग्जाम्पल होंगे। अमीबीय टेपिटम एक बार दोबारा और समझ लेना। अमीबीय जो टेपिटम होती है वो क्या करती है, एक तो आद्य एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, आद्य एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी। ये क्या करती है, मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करेगी। मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करेगी। मध्य स्तर से जैसे संपूर्ण भोजन अवशोषित करेगी तो क्या होगा, मध्य स्तर मृत हो जाएगा। मध्य स्तर क्या हो जाएगा,
मृत हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, माना कि ये अमीबीय टेपिटम है। इस अमीबीय टेपिटम के बाहर की ओर तीन स्तरीय मध्य परत है। तीन स्तरीय मध्य परत है। तो क्या हो रहा है, अब ये मध्य परत, संपूर्ण परत क्या होगा, संपूर्ण परत से भोजन अवशोषित होकर के टेपिटम के अंदर आ जाएगा। संपूर्ण मध्य स्तर से क्या होगा, मध्य टेपिटम, ये टेपिटम क्या करेगी, मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करेगी और संपूर्ण भोजन अवशोषित होकर के वो टेपिटम के अंदर आ जाएगा। और जो टेपिटम के अंदर जिस, और ये ध्यान में रखना, ये मध्य परतें क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मध्य परतें नष्ट हो जाएगी, साथ में क्या होगा, जो मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित होकर के आया है उनको विशिष्ट प्रकार की खाद्य कणिकाओं में बदल देगी। जो मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करा है उसको विशिष्ट प्रकार की खाद्य कणिकाओं में बदल देगी। इन खाद्य कणिकाओं को अपन बोल रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। इन खाद्य कणिकाओं को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। अब क्या होता है, आंतरिक जो दीवार होती है, जो आंतरिक परत होती है वो लघु बीजाणुधानी होती है। ध्यान में रखना, अपन ने पहले ही बोला है, आपको ध्यान ये रखना है बात कि जो टेपिटम की जो आंतरिक परत होती है वो क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। अब अंदर जो होती है वो लघु बीजाणुधानी की गुहा होती है। अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी की गुहा होती है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुहा का मतलब है केविटी, केविटी मतलब अवकाश जिसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट काय बन गया। ये प्रोटोप्लास्ट काय लघु बीजाणुधानी की आंतरिक भित्ति घुलेगी, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक भित्ति घुलेगी। आंतरिक भित्ति घुलने से प्रोटोप्लास्ट काय लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो गया। प्रोटोप्लास्ट काय लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो गया। अब ये प्रोटोप्लास्ट काय है ना, पेरीप्लाज्मोडियम कहलाएगा। ये प्रोटोप्लास्ट काय पेरीप्लाज्मोडियम कहलाएगा। और ये पेरीप्लाज्मोडियम क्या करेगा, इसके अंदर की ओर लघु बीजाणुधानी गुहा के अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानी की गुहा के अंदर परागकण पाए जाते हैं। लघु बीजाणुधानी की गुहा के अंदर परागकण पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणुधानी की गुहा के अंदर परागकण या लघु बीजाणु पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं या माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। इनको पोलन ग्रेन कहा जाता है या माइक्रोस्पोर कहा जाता है। क्या करेंगे, ये पेरीप्लाज्मोडियम लघु बीजाणुधानियों को चारों ओर से घेर लेंगे। पेरीप्लाज्मोडियम लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेर लेंगे और लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेर करके उन्हें पोषण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अमीबीय टेपिटम क्या करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। आपको क्या रखना है, आद्य एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। यह टेपिटम जल्दी ही नष्ट हो जाती है। यह टेपिटम क्या करती है, मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन अवशोषित करेगी। संपूर्ण भोजन अवशोषित करके विशिष्ट प्रकार की खाद्य कणिकाओं का निर्माण करेगी। इन खाद्य कणिकाओं को प्रोटोप्लास्ट काय कहते हैं। बाद में क्या होता है, टेपिटम की जो आंतरिक भित्ति होती है, लघु बीजाणुधानी की गुहा होती है, वो घुलेगी। घुल करके प्रोटोप्लास्ट काय को लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त कर दिया जाएगा। तो वहां पर ये प्रोटोप्लास्ट काय पेरीप्लाज्मोडियम कहलाएंगे। और ये पेरीप्लाज्मोडियम क्या करेंगे, लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेरेंगे। लघु बीजाणुओं को चारों ओर से घेर करके उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगे। सेकंड पॉइंट चलेगा अपना स्ट्राइल टेपिटम।
जो स्त्रावी टेपिटम होती है एक विकसित प्रकार की टेपिटम होती है। कौन सी प्रकार की टेपिटम होती है? विकसित प्रकार की टेपिटम होती है, मतलब विकसित एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। यह टेपिटम क्या करती है? जल्दी नष्ट नहीं होती है। और जो अपन ने पहले देखी थी वो जल्दी नष्ट हो जाती थी। जल्दी नष्ट नहीं होगी तो क्या करेगी? पदार्थों को बार बार स्त्रावित करती रहेगी, पदार्थों का स्त्रावण करने का काम करेगी। तो ये क्या करेगी? पहले मध्य स्तर से अवशोषित पोषक पदार्थों को क्या करेगी? लघु बीजाणुधानी की गुहा में स्त्रावित करेगी, और जिसका उपयोग विकासशील लघु बीजाणु करते हैं, जिसमें सभी पुष्पीय पादप आ जाएंगे, मतलब एडवांस प्रकार की होती है। उसके बाद अपन देखते हैं इस टेपिटम की कोशिकाएं क्या करेगी? नष्ट होने से पहले, इस टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले विशेष प्रकार की कणिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। और ये प्रोयूबिस्काई क्या करता है? कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित होकर के, ये प्रोयूबिस्काई कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित होकर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में आ जाता है। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोयूबिस्काई के चारों ओर, और यहाँ पर प्रोयूबिस्काई के चारों ओर एक जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिनिन का, एक जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिनिन का जमा होता है। स्पोरोपोलिनिन का जमा होता है तो क्या होता है? ये यूबिस्काई, ये प्रोयूबिस्काई क्या करती है? यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रोयूबिस्काई यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रोयूबिस्काई क्या होती है? यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है। टेपिटम के नष्ट होने से क्या होगा? ये प्रोयूबिस्काई क्या करती है? यूबिस्काई में परिवर्तित हो गई। जैसे टेपिटम नष्ट होगी तो क्या करेगी? यूबिस्काई लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाएगी। यूबिस्काई क्या करेगी? लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त हो जाएगी, और क्या करेगी फिर? लघु बीजाणुओं का बाह्य चोल, लघु बीजाणुओं का बाह्य चोल बनाएगी। और ये बाह्य चोल कैसा होता है? अत्यंत कठोर होता है। यह बाह्य चोल कैसा होता है? अत्यंत कठोर होता है। इसी कारण क्या होता है? परागकण होते हैं ना, परागकण होते हैं ना, लघु बीजाणु होते हैं ना, वो लंबे समय तक, परागकण होते हैं ना, वो लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होते हैं। द्विबीजपत्री पादप में और एग्जाम्पल लिखो तो सरसों, गुड़हल, धतूरा और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। टेपिटम क्या क्या काम करती? इंपॉर्टेंट कार्य हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को तथा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। सेकंड है, टेपिटम में इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का निर्माण होता है, जो पराग कणों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है। थर्ड है, टेपिटम से केलेज एंजाइम का स्त्रण होता है। टेपिटम से केलेज एंजाइम का स्त्रण होता है, जो केलोज भित्ति को नष्ट करके पराग कणों को क्या करता है? मुक्त करता है। बताएंगे इनके बारे में। स्त्रावी टेपिटम के द्वारा पराग कणों के बाहर स्पोरोपोलिनिन का, वो पोलन किट का निर्माण होता है। टेपिटम भोजन के स्थानांतरण में और भोजन के संग्रहण में सहायक होती है। टेपिटम के कार्य हैं, एक तो क्या करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करेगी। टेपिटम में इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का निर्माण होता है, जो पराग कणों की संख्या को बढ़ाएगा। थर्ड पॉइंट है, टेपिटम से केलेज एंजाइम का स्त्रवण होता है, जो केलोज भित्ति को नष्ट करके पराग कणों को मुक्त करता है। स्त्रावी टेपिटम के द्वारा पराग कणों के बाहर स्पोरोपोलिनिन व पोलन किट का निर्माण होता है। और टेपिटम क्या करती है? भोजन के स्थानांतरण में और भोजन के संग्रहण में सहायक होती है। तो इसमें आपको स्त्रावी टेपिटम मेन है, इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझ लेना,
स्त्रावी टेपिटम एक तो विकसित एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी, जल्दी नष्ट नहीं होगी। क्या होगा? विकसित एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी और जल्दी नष्ट नहीं होगी। क्या करेगी? धीरे धीरे नष्ट होगी। धीरे धीरे नष्ट होगी तो क्या करेगी? ये स्त्रवण से संबंधित काम करेगी। क्या करेगी? स्त्रवण से संबंधित काम करेगी। ध्यान में रखना। आगे यहां अपन बता रहे हैं, एक टेपिटम से रिलेटेड डायग्राम बना रहे हैं। ये वाली है स्त्रावी टेपिटम। स्त्रावी टेपिटम में यहां बाहर की ओर है मध्य स्तर से पोषक अवशोषित होंगे। पोषक अवशोषित होकर के विशिष्ट प्रकार की कणिकाओं का निर्माण करेगी। विशिष्ट प्रकार की कणिकाओं का निर्माण करेगी। इन विशिष्ट प्रकार की कणिकाओं को प्रोयूबिस्टिकाए कहा जाता है। प्रोयूबिस्टिकाए कहा जाता है। और ये प्रोयूबिस्टिकाए यहां पर क्या है? कोशिका द्रव्य भी है। यह प्रोयूबिस्टिकाए कोशिका द्रव्य से कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में पहुंच जाती है। इसको अपन कोशिका झिल्ली मान लें, इसको कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसको कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है। तो मध्य स्तर से अवशोषित पोषक पदार्थ खाद्य कणिकाओं में रूपांतरित हो गए, जिन्हें प्रोयूबिस्टिकाए बोला। और ये प्रोयूबिस्टिकाए कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित होकर कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित होकर के कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में पहुंच गया। और यहाँ पर इस कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ भी पाया जाता है, जिसे बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन। तो ध्यान में रखना। और यहाँ पर ही आ गया अपना प्रोयूबिस्टिकाए। अब क्या होगा? प्रोयूबिस्टिकाए के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होगा। प्रोयूबिस्टिकाए के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होगा। तो प्रोयूबिस्टिकाए यूबिस्टिकाए में परिवर्तित हो जाएगी। प्रोयूबिस्टिकाए यूबिस्टिकाए में परिवर्तित हो जाएगी। और यह लघु बीजाणुधानी की गुहा में मुक्त, ये यहाँ पर क्या है? लघु बीजाणुधानी की गुहा। इस लघु बीजाणुधानी की गुहा में यूबिस्टिकाए ट्रांसफर हो जाएगी। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो क्या करेंगे? ये यूबिस्टिकाए परागकणों के बाहर, ध्यान में रखना, यूबिस्टिकाए परागकणों के बाहर
परागकणों के बाहर स्पोरोपोलेनिन का जमाव करेगी, स्पोरोपोलेनिन का जमाव करेगी। ध्यान में रखना, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जिससे कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। नोट है पोलन किट। पोलन किट का अपन को जब कार्य लिखा था वहां पर पोलन किट का डिस्कस नहीं किया था। तो पोलन किट क्या होता है, जो परागकण होते हैं उन परागकण के बाहर की ओर पाए जाने वाला तेलीय व चिपचिपा आवरण होता है। तेलीय व चिपचिपा आवरण होता है जिसे पोलन किट कहते हैं। परागकण के बाहर पाया जाता है। ये लिपिड व केरोटिनोइड से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड व केरोटिनोइड से बना होता है। क्या कार्य करता है? एक तो रंग बिरंगा होगा। रंग बिरंगा होने के कारण क्या करेगा? कीटों को आकर्षित करेगा। और साथ में क्या करेगा? चिपचिपा होने के कारण क्या होगा? कीटों से चिपक जाएगा। चिपक करके परागण में सहायता करेगा और पराबैंगनी किरणों से रक्षा करेगा और जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करेगा। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे आगे से बच्चों को नॉलेज अपडेट हो।